वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन में फर्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंसोलिडेशन एंड कंट्रोल। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम कंसोलिडेशन करते क्यों हैं। फिर कंसोलिडेशन का जो पर्सपेक्टिव है उसको अंडरस्टैंड करना है। कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट और एक्सेप्शंस जो अवेलेबल हैं वो डिस्कस करेंगे। कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर को डिस्कस भी करेंगे और फिर इसकी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे डिफरेंट। और फिर एक्विजिशन मेथड जो IFRS 3 बिजनेस कम्बिनेशन प्रेस्क्राइब करता है बिजनेस कम्बिनेशंस के लिए, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली कंसोलिडेशन, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कंसोलिडेशन क्यों करते हैं, इसकी बैकग्राउंड सिचुएशन को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बहुत सारे जो लार्ज बिजनेसेस होते हैं वो एक्चुअली कंसिस्ट कर रहे होते हैं सेवरल सेपरेट लीगल एंटिटीज़ के। यानी जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो बहुत मशहूर एक बिजनेस है गूगल। तो असल में उसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन, उसके नीचे फिर जो कंपनीज हैं उसमें यूट्यूब भी आ जाती है और देयर आर डजन्स ऑफ कंपनीज। इसी तरह जो हम देखते हैं कि एक अमेज़ॉन ग्रुप है तो उसकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कुछ लॉजिस्टिक्स को डील कर रही हैं, तो कुछ स्टोर्स को डील कर रही हैं, तो कुछ जो हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को भी इनकॉर्पोरेट कर रही हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी काम कर रही हैं। तो वो एक ग्रुप के अंदर बहुत सारी लीगल एंटिटीज़ होती हैं जिसको एक सेंट्रल कंपनी नॉर्मली कंट्रोल कर रही होती है। उस सेंट्रल कंपनी को हम पेरेंट या होल्डिंग कंपनी कहते हैं, और जो बाकी एंटिटीज़ जिनको वो कंट्रोल कर रही होती है उनको सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। तो इन लार्ज बिजनेसेस के लिए प्रॉब्लम क्या राइज होता है? प्रॉब्लम ये राइज होता है कि जो इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं जो इन बिजनेसेस को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पेरेंट एंटिटी की, फिर सब्सिडरी कंपनी की, फिर इंटायर बिजनेस का कॉन्सेप्ट लेना कि ओवरऑल सारा बिजनेस कैसे चल रहा है। अब अगर एक ग्रुप में लेट्स से कि बहुत सारी कंपनीज हैं तो हर कंपनी का डाटा अलग अलग हासिल करना, फिर उनको कंबाइन कर कर देखना, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से भी और फाइनेंशियल एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन जो है वो फिर आ जाता है कि पेरेंट एंटिटीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो प्रेजेंट करें अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड आल्सो द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो पेरेंट एंटिटी की अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी प्रेजेंट की जाती हैं और एडिशनली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जाती हैं, जिसमें पेरेंट और सब्सिडरी का फाइनेंशियल डाटा जो है वो कंबाइन कर दिया जाता है। तो पेरेंट और सब्सिडरीज का फाइनेंशियल डाटा कंबाइन हो रहा होता है। और कॉन्सेप्ट इसमें ये होता है कि क्योंकि पेरेंट एंटिटी और उसकी सब्सिडरीज जो हैं वो असल में तो एक ही इकोनॉमिक एंटिटी होती है, एक ही बिजनेस होता है जो डिफरेंट लीगल नेम और चीज़ों की वजह से अलग चल रहा होता है। तो लीगल एंटिटीज अलग अलग होती हैं लेकिन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो होता है, कंट्रोल जो होता है, जो एक्टिविटी एक चल रही है वो ओवरऑल एक ही होती है। तो इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी हेल्पफुल होती हैं टू मेजर और गेज द ओवरऑल पोजीशन ऑफ द इंटायर एंटिटी के ओवरऑल जो पूरा ग्रुप और पैसा है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसमें कुछ रेलिवेंट डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं जो हमने यूज़ की। जब हम वर्ड ग्रुप बोलते हैं तो इसका मतलब होता है पेरेंट और उसकी तमाम सब्सिडरीज। पेरेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो एक या एक से ज़्यादा एंटिटीज़ को कंट्रोल करती है, जिन्हें हम सब्सिडरीज कहते हैं। तो उनको कंट्रोल करने वाली एंटिटी को पेरेंट कहते हैं। और सब्सिडरी वो एंटिटी होती है जो एक और एंटिटी से कंट्रोल हो रही होती है, यानी पेरेंट से कंट्रोल हो रही होती है। ये IFRS 10 के अपेंडिक्स ए से लिए, सेम डेफिनेशन IFRS 3 के अंदर भी मैंशनड है। नेक्स्ट हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि कंसोलिडेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है। तो बेसिकली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो डेफिनेशन है IFRS 10 में, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इन विच द एसेट, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैश फ्लोज of a parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity। ये डेफिनेशन ही कंसोलिडेशन का होल कॉन्सेप्ट भी है कि आपने पेरेंट और सब्सिडरीज के एसेट्स को, लाइबिलिटीज को, इक्विटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, कैश फ्लोज को, ये जो 6 आइटम्स हैं ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो हर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेरेंट और सब्सिडरी के ऐसे प्रेजेंट करना है कि जैसे वो दो तीन चार एंटिटीज ना हो बल्कि एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी हो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मुकाबले में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन है कि आर दोज प्रेजेंटेड बाय एन एंटिटी इन विच पेरेंट एंटिटी प्रेजेंट्स इट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9। तो IFRS 9 में तो इन्वेस्टमेंट जो है वो फेयर वैल्यू पे मेजर की जाती है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्पेशली।
तो उसको मोस्टली लॉन्ग टर्म होंगी, जैसे सब्सिडरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म की जाती है तो वो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम होगी, और अगर अदरवाइज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस का ऑप्शन भी IFRS 9 में अवेलेबल है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन IFRS 10 में है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन IAS 27। अब अंडरस्टैंड ये करना है कि इंडिविजुअल और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिंक क्या होता है। तो इंडिविजुअल और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेरेंट की और सब्सिडरी की होती हैं वो कंसोलिडेशन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट से इफेक्ट नहीं होती। कई एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं, जैसे हम गुडविल रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो कंसोलिडेशन में रिकॉर्ड हो रही होगी, वो पेरेंट या सब्सिडरी की बुक्स में अदरवाइज डबल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। इसी तरह हम अनरियलाइज प्रॉफिट कैंसिल कर रहे होंगे, वो सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए हो रहा होगा। पेरेंट और सब्सिडरी असल में वो अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर उसकी डबल एंट्री नहीं कर रहे होंगे। तो बहुत सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं, जो कंसोलिडेशन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स होती हैं, उससे इंडिविजुअल या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा होता। और कंसोलिडेटेड स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल एंटिटी की डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। इन प्रैक्टिस को क्या रहा होता है, पेरेंट अपनी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने प्रॉपर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से बना रहा होता है, सब्सिडरी भी इसी तरीके से बना रही होती हैं और वो उनको पब्लिश भी करते हैं। एक एक्स्ट्रा स्टेप के तौर पर ईयर एंड के बाद एक कंसोलिडेशन का प्रोसीजर एक्स्ट्रा किया जाता है, उसके लिए वन टाइम ईयर एंड प्रोसीजर है और अक्सर जो है स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर अप्लाई यूज़ किए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट जो है सब्सिडरीज का पेरेंट के साथ डाटा एंटर किया जाता है, एडजस्टमेंट्स वगैरह आइडेंटिफाई की जाती हैं, तो वो आपको कंसोलिडेटेड फिगर्स जो है वो कैलकुलेट करके दे देता है। वैसे आप स्प्रेडशीट में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लार्ज बिजनेसेस होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं, उसके लिए फिर एक वो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर लेते हैं, उससे आसानी रहती है। सो इनफैक्ट कंसोलिडेशन जो है वो रूटीन प्रोसेस नहीं है कि डेली बेसिस पर आप कंसोलिडेशन कर रहे हैं। कंसोलिडेशन जो है वो एक सेपरेट प्रोसेस है, आउटसाइड द डबल एंट्री सिस्टम प्रोसेस है, जिसके अंदर हम जस्ट फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक एक्स्ट्रा रिपोर्ट बना रहे हैं, जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की बेस पर डेवलप की जा रही होती है। तो जो हमें क्वेश्चन में डाटा दिया गया होता है पेरेंट और सब्सिडरी का, वो बेसिकली उनकी इंडिविजुअल या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, और उससे जो हम बना रहे होते हैं वो फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो प्रैक्टिकली भी इसी तरीके से एडजस्टमेंट्स करके बन रही होती है, बस ये कि वहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूजेज होता है और डाटा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, एडजस्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कम्प्लेक्सिटीज़ भी बाज़ औक़ात कुछ कभी ज़्यादा कभी क्वेश्चन से कम भी होती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक मार्क्स को देखते हुए जो है कम्प्लेक्सिटीज़ इंक्लूड की जाती हैं। सो सॉफ्टवेयर जो है उसमें हेल्प कर रहे होते हैं। अब रिक्वायरमेंट और एक्सेप्शन की बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट ये है कि एन एंटिटी दैट इज पेरेंट शैल प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मस्ट इंक्लूड ऑल द सब्सिडरीज ऑफ द पेरेंट। अब किसी सब्सिडरी को इस बेसिस पे कंसोलिडेट ना करना कि इसकी एक्टिविटीज़ तो डिफरेंट हैं, या ये सब्सिडरी जो है ये तो लॉस मेकिंग है, या लेट्स से कि हम कहते हैं कि जी ये सब्सिडरी जो है इसका नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट है, ये लॉजिक्स नहीं है। सब कंपनीज में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो सकते हैं, सब में इन्वेंट्री हो सकती है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री डिफरेंट हो सकती है, सबके रिसीवेबल या कैश एंड बैंक हो सकता है, तो आपने तो लाइन बाय लाइन कंसोलिडेट करना है। तो और जहाँ तक बात यह है कि सेपरेट एक्टिविटीज़ को शो करना है, तो उस पर IFRS 8 मौजूद है, जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जो है उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट, और अलग अलग एक्टिविटी सेपरेटली उस स्टैंडर्ड के थ्रू कवर हो जाती है। तो इसमें जो एक्सेप्शन है कि एक पेरेंट को एक खास क्राइटेरिया अगर वो मीट करे तो उसे फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अ पेरेंट नीड नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट मीट्स ऑल द फॉलोइंग कंडीशन, यानी हम 4 कंडीशन से भी पढ़ेंगे, चारों मीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी, यानी वो जो पेरेंट कंपनी है वो खुद किसी और कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी है या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी है, और उसके जो बाकी ऑनर्स हैं, चाहे वो वोटिंग शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो नॉन वोटिंग जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं, उनको इन्फॉर्म किया जाए कि भाई कंसोलिडेशन हम नहीं करना चाहते, और उनको कोई एतराज़ ना हो। अब देखें, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो यूजर्स होंगे ना, या तो उसके जो मेन जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, या उसके वो यूजर जो नॉन कंट्रोलिंग है। तो ये फैसला तो वो कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन नहीं प्रेजेंट करते, जो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनके फैसले के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता, और बाकी लोग जो हैं उन्हें एतराज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि तमाम यूजर्स जो हैं वो कंसोलिडेशन की डाटा के प्रेजेंट ना होने पर उन्हें कोई मसला नहीं है। सेकंड ये कि उसके डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जो है वो पब्लिक मार्केट में ट्रेड ना हो, तो यानी वो कंपनी लिस्टेड ना हो, क्योंकि जो कंपनी लिस्टेड होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी बेसिकली बन जाती है, उसके अंदर पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, और फिर स्टैंडर्ड सेटर्स ये समझते हैं कि उसका कंसोलिडेटेड डाटा जो है वो लाजमी प्रेजेंट होना चाहिए, फिर उसको ये एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। थर्ड,
It did not file, nor is it in the process of filing its financial statement with the Securities Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instrument in a public market. तो पॉइंट टू था कि वो लिस्टेड ना हो, पॉइंट थ्री बेसिकली ये है कि वो लिस्टिंग के प्रोसेस में भी ना हो, कि वो इस प्रोसेस में हो कि वो लिस्टिंग इंटेंड कर रही है और वो स्टॉक एक्सचेंज या इनके साथ बातचीत में है, फाइलिंग प्रोसेस में है, ताकि उनको कुछ अरसे बाद लिस्टिंग मिल जाएगी। क्योंकि अगर किसी एंटिटी को कुछ अरसे बाद लिस्टिंग मिल जाएगी तो तब भी पब्लिक इंटरेस्ट में ये ज़रूरी है कि उसका जो रीसेंट लास्ट आपके पास कंसोलिडेटेड डाटा है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल हो। इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट पेरेंट, यानी जो खुद एंटिटी है वो हमने पहले पढ़ा कि वो खुद किसी और की सब्सिडरी है, तो उसकी जो इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट पेरेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हो कंसोलिडेटेड, जो पब्लिक यूज़ के लिए भी अवेलेबल हो, आईएफआरएस के साथ भी कंप्लाई करते हो, इन विच सब्सिडरीज आर कंसोलिडेटेड और मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस इन अकॉर्डेंस विद दिस आईएफआरएस। तो या वो कंसोलिडेट हो रही हो या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पर रिकॉर्ड हो रही हूँ। एक आईएफआरएस 10 में कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट एंटिटी का, तो उसमें थ्रू प्रॉफिट और लॉस मेजर किया जा रहा होता है सब्सिडरीज को, उसमें कंसोलिडेशन नहीं हो रही होती, वो एक एग्जेम्पशन भी है। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी पे आईएफआरएस 10 पैराग्राफ 4B ये कहता है कि अ पेरेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट एंटिटी शेल नॉट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर ऑल ऑफ इट्स सब्सिडरीज एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस। तो कई एंटिटीज जैसे म्यूचुअल फंड टाइप का बिजनेस कर रही होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट एंटिटीज होती हैं, तो उनको अपने तमाम एसेट्स को इंक्लूडिंग सब्सिडरीज वगैरह को भी फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पर मेजर करना होता है। तो फिर वो इसको जो है अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं कर रही होती, वो अपने तमाम जो हैं एसेट्स वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस पर मेजर कर रही होती है। नेक्स्ट चलते हैं। कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या एक इन्वेस्टर, भाई आप किसी भी एंटिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप पेरेंट एंटिटी बन जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एन इन्वेस्टर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द एंटिटी shall determine whether it is a parent by assessing whether it controls the investee। अगर आप इन्वेस्टी को कंट्रोल करते हैं तो एज एन इन्वेस्टर आप पेरेंट हैं, और अगर आपने किसी एंटिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो फिर आप उसकी पेरेंट एंटिटी नहीं है। व्हेन एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स द इन्वेस्टी, ऑब्वियसली ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंट्रोल कब करता है। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि एन इन्वेस्टर कंट्रोल्स एन इन्वेस्टी व्हेन इट इज एक्सपोज्ड or has right to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee। अब अगर इस डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, कंट्रोल की डेफिनेशन है बेसिकली। सो इसकी बेस पर हमें 3 पॉइंट्स पता चलते हैं कि इन्वेस्टर कंट्रोल करता है कि इन्वेस्टी को इफ एंड ओनली इफ द इन्वेस्टर हैव ऑल द फॉलोइंग। नंबर 1, उसकी पावर होनी चाहिए ओवर द इन्वेस्टी। This is when the investor has existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities। अब relevant activities होती हैं जैसे सेल एंड परचेज की, आपके पास डिसीजंस हैं, डिस्पोजल्स और एक्विजिशन ऑफ एसेट की जो हैं आपके पास पावर है। तो डिसीजन मेकिंग पावर का मतलब होता है पावर। पावर राइज कैसे होती है, आपके पास वोटिंग सिक्योरिटीज होते हैं, बाज़ वक़्त पोटेंशियल ऐसे राइट्स होते हैं जिनसे आपकी जो वोटिंग बन रही होती है। तो आपको अपनी पहले तो ये देखना है कि क्या एग्जिस्टिंग राइट्स हैं आपके, जिससे आप रेलिवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर सकते हो। रेलिवेंट एक्टिविटीज़ आर मोस्टली फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ एन एंटिटी। तो सेकंड इम्पैक्ट क्या है कि एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। तो वेरिएबल रिटर्न्स वो रिटर्न्स होते हैं जो फिक्स नहीं होते, और वो उनमें पोटेंशियल होता है कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो भाई ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, बुरी परफॉर्मेंस होगी तो कम रिटर्न मिलेगा, इवन लॉस भी हो जाएगा। वेरिएबल रिटर्न्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिटर्न्स इंक्लूड डिविडेंड, भाई डिविडेंड क्या है, कैपिटल गेन है, आपको रिमरेशन है सर्विसेज प्रोवाइड करके जो उसको मिलेगा, या जब उस एंटिटी की वाइंडिंग अप होगी तो जो आपको रेजिडुअल इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्स में कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई उस एंटिटी के साथ काम करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा होगा, कोई आपको उसकी रिसर्च की वजह से या किसी और उसके साथ काम करके जो है सिनर्जी क्रिएट होगी तो कॉस्ट सेविंग होगी, या कोई ऐसी नॉलेज उससे मिलेगी कॉपीराइट और उसकी, जिससे आपके बिजनेस में आपको काफ़ी एडवांटेज हो सकता है। तो ये सारा जो है बेसिकली एक्सपोजर टू वेरिएबल रिटर्न है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी एंटिटी के अंदर आपकी शेयर होल्डिंग है लेकिन आपको उसके प्रॉफिट में से कुछ नहीं मिलना, लाइक वो एक हम कहते हैं एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम मैनेजमेंट में शामिल हैं,
लेकिन ये कि उससे हमें ना प्रॉफिट मिलना है ना लॉस मिलना है, तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी रही बुरी रही हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर वो हमारी सब्सिडरी कंसीडर नहीं होगी, हमारा कंट्रोल नहीं है उस पर। तो तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एबिलिटी टू यूज़ इट्स पावर टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रिटर्न। यानी हमें देखना पड़ता है कि हम खुद प्रिंसिपल हैं या हम एजेंट हैं। बाज़ औक़ात हम पावर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लेकिन किसी और के बिहाफ पे कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी और के बिहाफ पर किसी एंटिटी को मैनेज कर रहे हैं तो हम जस्ट एजेंट हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो और इसी तरह अगर हमने बाज़ औक़ात जो है डायरेक्ट खुद कंट्रोल करने के बजाय एक एजेंट एंटिटी को हायर किया हुआ है जो हमारे बिहाफ पर उसके मामलात को देख रही है दूसरी एंटिटी को, तो कंट्रोल एक्चुअली हमारा है, हमने जस्ट दरमियान में एक एजेंट को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो प्रिंसिपल और एजेंट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज भी इसके अंदर हो सकते हैं, बट बेसिक लेवल पर ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी पावर जो है वो होनी चाहिए कि आप अमाउंट ऑफ रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप अच्छी मैनेजमेंट करेंगे तो आपके जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा होंगे, बुरी मैनेजमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स कम होंगे या लॉसेस भी होंगे। कंट्रोल की एग्जांपल्स देखते हैं। होली ओन्ड सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले देखेंगे कि पी ओन्स 100% ऑफ एस। पी कंपनी एस कंपनी के 100% वोटिंग शेयर्स को ओन करती है। तो पी का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है एस में और वो 100% होल्डिंग जो है उसको कंप्लीट कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है एस का, कि एस के अंदर वो जैसे मर्जी डिसीजन मेकिंग करे। तो एस जो है वो पी की होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाएगी। अब यहाँ पर तो ऑनरशिप भी 100% थी और हमने लफ्ज यूज़ किया कंप्लीट कंट्रोल। बट इंटरेस्टिंगली सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पार्टली ओन सब्सिडरी पर है। P owns 80% of S voting shares. P has controlling interest in S and its 80% holding gives it complete control of S. S is partly owned subsidiary of P. Unless otherwise mentioned, more than 50% voting rights are enough to achieve control. Other parties own 20% remaining voting shares but do not have control. This is called non-controlling interest. तो P के पास 80% शेयर, बाकी 20% शेयर और लोगों के पास, उन्हें हम NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं। तो 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट्स का मतलब भी है कि आपका कंप्लीट कंट्रोल हो। अच्छा, कंट्रोल की परसेंटेज नहीं होती। कंट्रोल 60%, 70%, 80% नहीं होता। कंट्रोल या तो होता है या नहीं होता। यानी कंट्रोल या तो उसका जवाब होगा यस या उसका जवाब होगा नो। ये जो परसेंटेज होती है ये ऑनरशिप की होती है, प्रॉफिट के शेयर की होती है, शेयर होल्डिंग की होती है। तो ये परसेंटेज नॉर्मली 50% से ऊपर हो तो आपका कंप्लीट कंट्रोल होता है। अगर आपके एक एंटिटी के अंदर मोर देन 50% वोटिंग शेयर्स हैं तो उसकी जितनी भी डिसीजन होंगी वो आपकी मर्जी के मुताबिक होंगी, क्योंकि मेजॉरिटी डिसीजन आपके पास है। कोई भी जो दूसरी पार्टी है वो तो वो फैसले नहीं कर सकेगी जिस तरह आप कर सकते हैं। सो बेसिकली आपके पास शेयर होल्डिंग 60% भी है तो आपका जो उस बिजनेस के ऊपर कंट्रोल है, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर कंट्रोल है, वो तो 100% है। तो कंट्रोल या होता है या नहीं होता। ऑनरशिप 60, 70, 75, 80, 90% हो सकती है, 100% भी हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 3, इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात हम करेंगे। P owns 80% ऑफ S1's वोटिंग शेयर एंड S1 owns 75% ऑफ S2's वोटिंग शेयर। तो P जो है वो होल्ड कर रही है S1 में शेयर और S1 होल्ड कर रही है शेयर S2 में। तो P owns a controlling interest in S1 and S1 owns a controlling interest in S2. So therefore P controls S2 indirectly through its ownership of S1. S2 को हम सब सब्सिडरी कहेंगे। यानी ये कुछ बात ऐसी बन जाएगी। तो S1 P की सब्सिडरी है, S2 S1 की सब्सिडरी है और S2 P की भी सब्सिडरी है। और प्रिसाइजली ये सब सब्सिडरी कहलाएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं डी फैक्टो कंट्रोल का, जहां पर ऑनरशिप आपकी 50% से कम है बट स्टिल आपके पास कंट्रोल हो सकता है। P owns 44% of S voting shares. The other shares are held by a large number of unrelated investors, none of whom individually own more than 1% shares in us. तो हमारे पास 44% शेयर हैं, बाकी 56% शेयर्स जो हैं वो लेट से हम कहते हैं कि डिफरेंट 10-15 हज़ार लोगों के पास हैं, किसी के पास भी 1% से ज़्यादा शेयर्स नहीं हैं। सो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 10,000 लोग इकट्ठे होकर कोई ऐसा वोट करें जो हमारी जो है पॉलिसी से डिफरेंट हो, इसके इंतहाई कम चांसेस हैं, हाईली अनलाइकली है। तो
P probably has complete control of S regardless of less than 50% voting rights. इट इज़ अनलाइकली दैट कि अदर शेयर होल्डर जो है ना वो जमा होंगे और हमें कंपनी को डायरेक्ट करने से रोकेंगे। हाँ, कभी ये हो सकता है कि 10-15% जो है लोगों ने हमसे डिफरेंट वोट दिया, तो हमारा 44% वोटिंग राइट्स हैं, 15-20% लोगों ने डिफरेंट वोटिंग दे दी। और ऐसी कंपनी जिसमें इतने स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं वो तो अक्सर वोटिंग के लिए आते ही नहीं है। तो इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि 15-20% तो शेयर होल्डर्स रूटीन में मीटिंग्स में आ ही नहीं रहे होंगे। तो अगर 80% आ भी जाएंगे, 70% आ भी जाएंगे, तो उसमें से 44% का मतलब ये है कि मेजोरिटी की बेस पर सारी डिसीजन मेकिंग हमारी मर्जी से चल रही होगी। तो हमारा लीगल पर्सपेक्टिव से तो उसके अंदर जो है कंट्रोल नहीं है। लीगल डेफिनेशन देखेंगे तो ये होल्डिंग सब्सिडरी वाली सिचुएशन नहीं बनती। लेकिन जो डिफेक्टो देखेंगे, सब्सटेंस देखेंगे, तो उस हिसाब से हमारा कंट्रोल है और कंसोलिडेशन भी होगी। एनसीआई की परसेंटेज 56% ली जाएगी। तो एनसीआई कैन बी मोर देन 50% एंड पेरेंट शेयर इन अ सब्सिडरी कैन बी लेस देन 50%। इट इज पॉसिबल, नॉट ऑलवेज, बट ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 5 है कंट्रोल ड्यू टू शेयर होल्डर एग्रीमेंट ऑनरशिप लेस देन 50% के साथ। So P owns 44% of S voting shares. Also 12% of shares are owned by P's director Mr. A, who signed an agreement with P to use his votes in S as directed by P. तो हमारे एक डायरेक्टर हैं, उनके पास 12% शेयर हैं और उनके साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसके मुताबिक जैसे हम कहेंगे वो वैसे ही वोट देंगे। अब हम खुद जो शेयर ओन करते हैं वो 44% हैं, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो 12% वोट हमारे साथ आ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हम 56% वोट यूज़ कर रहे होंगे। जब प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा तो 44% प्रॉफिट हमें मिल रहा होगा, 12% मिस्टर ए जो डायरेक्टर हैं उनको मिल रहा होगा, और बाकी जो रिमेनिंग 44% है वो और लोगों को मिल रहा होगा। लेकिन हमारा जो इसमें जब डिसीजन मेकिंग हो रही होगी तो वो हमारी मर्जी से हो रही होगी, विच मीन्स कि हमारा कंप्लीट कंट्रोल है इसका। दिस 44% वोटिंग राइट ऑफ पी टुगेदर विद पावर टू यूज 12% वोटिंग राइट्स बाय मिस्टर ए, पी हैज कंप्लीट कंट्रोल ऑफ it। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि आपका ओनरशिप 50% से ज़्यादा हो लेकिन आपका कंट्रोल ना हो। तो एक सिनेरियो हमने इस पर डेवलप किया कि पी ओन्स 60% ऑफ एस ऑर्डिनरी शेयर, रिमेनिंग 40% आर ओन्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। बिकॉज एस इज अ डिफेंस कंपनी, एज पर लॉ ऑल इट्स ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब है कि हमारी मर्जी नहीं चलती, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कंसिस्ट कर रही होती है। तो हमारी ऑनरशिप तो 60% है, लेकिन हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के एक काउंसिल के हाथ में है। तो उससे अप्रूवल होता है तो फिर काम होता है। इसका मतलब है कि हम हो सकता है हमारे बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो रिजेक्ट हो सकें। तो पी डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर एस ऑल्दो इट्स ओनरशिप इन एस इज मोर देन 50%। तो इट इज़ पॉसिबल कि लेस देन 50% ओनरशिप के साथ कंट्रोल हो, एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि मोर देन 50% ओनरशिप के साथ भी कंट्रोल ना हो। लेकिन ये जो है अनयूजुअल सिचुएशंस हैं। नॉर्मल सिचुएशन में यही एजम्पशन ली जाती है कि अगर शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा है तो आपका कंट्रोल है। अब एक्विजिशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड होती है जब एक बिजनेस कम्बिनेशन हो। बिजनेस कम्बिनेशन की डेफिनेशन IFRS 3 में गिवन है कि अ ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट इन विच एन एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ वन और मोर बिजनेसेस। तो एक्वायरर आप पेरेंट एंटिटी समझ लें, और जो दूसरे बिजनेसेस जिनको आप एक्वायर कर रहे हैं उनको लेट्स से सब्सिडरी कह लें। वैसे बिजनेस कम्बिनेशन ब्रॉडर टर्म है, जो कंसोलिडेशन है वो पेरेंट और सब्सिडरी का कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन बिजनेस कम्बिनेशन में तब भी हो सकता है जब सेपरेट लीगल एंटिटीज ना हो और आप एक ओवरऑल बिजनेस एक्वायर करके अपने साथ जस्ट मर्ज कर रहे हो, तो मर्जर भी आ जाते हैं बिजनेस कम्बिनेशन के अंदर। तो बिजनेस कम्बिनेशन इज अ ब्रॉडर टर्म। कंसोलिडेशन जो है वो स्पेसिफिकली पेरेंट और सब्सिडरी यानी डिफरेंट लीगल एंटिटीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन प्रेजेंट करने का नाम है। तो बिजनेस की डेफिनेशन है इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसेट्स दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड एंड मैनेज फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट इनकम और जनरेटिंग अदर इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। तो बिजनेस में बेसिकली इनपुट आउटपुट और प्रोसेस होता है। अगर एक ऐसा हम एंटिटी एक्वायर कर रहे हैं जिसके पास बाज़-औक़ात कहते हैं कि इससे जस्ट एक एसेट है और वो उसके अंदर कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे, हम उस एसेट को हासिल करने के लिए उस एंटिटी को एक्वायर कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कम्बिनेशन नहीं कहलाएगा, वो एसेट एक्विजिशन कहलाएगा। एक्विजिशन मेथड जो है उसकी रिक्वायरमेंट है कि एन एंटिटी शेल अकाउंट फॉर ईच बिजनेस कम्बिनेशन बाय अप्लाइंग द एक्विजिशन मेथड।
और अप्लाइंग द एक्विजिशन मेथड रिक्वायर्स कि सबसे पहले आपने एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना है। एक्वायरर लाइक पेरेंट कौन सी एंटिटी है। जब मर्जर्स वगैरह हो रहे होते हैं तो इसमें ये बाज़ कॉम्प्लिकेटेड होता है कि जो पेरेंट एंटिटी है वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि दो कंपनीज मर्ज होकर एक तीसरे नाम से कंपनी बना रहे हैं। तो उसमें हम फोकस कर लेते हैं कि जी रिलेटिव साइज किसका ज़्यादा बड़ा है, कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है, जो कंबाइन एंटिटी होगी उसके अंदर ज़्यादा कंट्रोल किसका होगा, कौन जो है एंटिटी कंबाइन करने के लिए प्रीमियम दे रहा है, और किसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो उसके डिफरेंट फैक्टर्स IFRS 3 में मेंशन हैं, उनको इवेल्यूएट करते हुए हम एक्वायरर को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्विजिशन डेट को आइडेंटिफाई करना। ये वो डेट होती है जिस दिन एक्वायरर उस बिजनेस का कंट्रोल ऑब्टेन करता है। तो बेसिकली बेसिक कंसोलिडेशन के लेवल पर ये डेट क्वेश्चन के अंदर अमूमन गिवन होती है, बट इन सम सिचुएशंस इट मे बी अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। फॉर एग्जांपल बाज़ निगोशिएशन शुरू होती हैं, एग्रीमेंट साइनिंग की डेट और होती है, एक्चुअल आपके पास मैनेजमेंट और डायरेक्शन का कंट्रोल जो आ रहा होता है वो डिफरेंट डेट होती है। तो उसमें से देखना पड़ता है कि सब्सटेंशियल और सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ टाइम क्या है जिस पर हम एक्विजिशन डेट को कंसीडर करें। थर्ड इशू हमारा होता है कि रिकग्नाइज और मैयर करने होते हैं आइडेंटिफाइबल एसेट जो एक्वायर किए हैं, लाइबिलिटीज एज्यूम की हैं, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरी। तो इसकी रिकग्निशन और मैयरमेंट की गाइडेंस जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे ब्रीफली। इस पर बहुत डिटेल में गाइडेंस जो है वो IFRS 3 में अवेलेबल है। और फिर लास्ट स्टेप हमारा होता है कि जो जब हम ये सब कुछ रिकग्नाइज करते हैं तो हमारी गुडविल को रिकग्नाइज और मैयर करना, और बात गुडविल नहीं आती, नेगेटिव गुडविल आ जाती है। कह देते हैं कि जस्ट फॉर सेइंग कि दी नेगेटिव गुडविल, इनफैक्ट प्रॉपर टर्म जो है उसके लिए गेन फ्रॉम अ बारगेन परचेज है। तो ये जो स्टेप्स हैं, 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। एक्वायरर को आइडेंटिफाई करना, एक्विजिशन डेट को डिटरमिन करना, और रिकग्निशन और मैयरिंग द आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड, और लाइबिलिटीज और NCI, और फिर गुडविल को मैयर करना। अब फॉर बेसिक कंसोलिडेशन पर्पज एक्वायरर स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिफाइड होता है क्वेश्चंस के अंदर, पेरेंट एंटिटी का नाम बताया हुआ होता है। एक्विजिशन डेट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होती है। तीसरे और चौथे स्टेप से रिलेटेड सर्टन एडजस्टमेंट्स होती हैं, यानी गुडविल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। तो हम ज़्यादातर फोकस थर्ड एंड फोर्थ पर कर रहे होते हैं बेसिक कंसोलिडेशन में, लेकिन एडवांस लेवल के जो हमारे कम्प्लेक्स इश्यूज हैं वो फर्स्ट 2 स्टेप से रिलेट कर सकते हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम बेसिक कंसोलिडेशन में कंसोलिडेशन प्रोसीजर और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे टोटल 8 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले ब्रीफली कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करती हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग प्रेजेंटेशन, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स को कैसे हमने डिस्टिंग्विश करना है, अदर अकाउंटिंग इशूज़ यानी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और रिपोर्टिंग डेट के इशूज़ को डिस्कस करेंगे। ब्रीफली गाइडेंस ऑन रिकग्निशन एंड मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे, और मेजरमेंट पीरियड का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। और फिर इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिससे कंसोलिडेशन हमारी शुरू हो रही होती है। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है एक्विजिशन डेट का जो इंपॉर्टेंट है, द डेट ऑन विच द एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द एक्वायर, यानी पेरेंट जिस दिन सब्सिडरी का कंट्रोल एक्वायर कर रही है एंटिटी, तो उस डेट को हम एक्विजिशन डेट कहेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है और इस डेट के बेस पर हमारी कैलकुलेशन इफेक्ट होती हैं। क्वेश्चंस में ये डेट मोस्टली गिवन होती है, बट लाइक कुछ सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। कंसोलिडेशन कब शुरू करनी चाहिए, कब एंड करनी चाहिए, इस पर ये गाइडेंस है कि सिंपली आप कंट्रोल को देखें। तो कंसोलिडेशन एक इन्वेस्टी यानी सब्सिडरी की तब बिगिन होती है जब कंट्रोल ऑब्टेन होता है इन्वेस्टी के पास, और तब खत्म होती है जब कंट्रोल लूज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। कंसोलिडेशन का जो प्रोसीजर IFRS 10 में मेंशन है वो ये है कि कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कंबाइन करते हैं लाइक आइटम्स ऑफ एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैश फ्लो ऑफ द पेरेंट विद दोज ऑफ इट्स सब्सिडरीज, यानी पेरेंट के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में सब्सिडरी के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऐड करते हैं, पेरेंट की इन्वेंट्री में सब्सिडरी की इन्वेंट्री ऐड कर दें, पेरेंट के रेवेन्यू में सब्सिडरी का रेवेन्यू ऐड कर दें, दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स का एग्रीगेट ले लें। तो लाइक आइटम्स को कंबाइन कर दें, ये तो है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है कि आप ऑफसेट और एलिमिनेट करते हैं पेरेंट की इन्वेस्टमेंट को सब्सिडरी की इक्विटी से। जो डिफरेंस होता है वो गुडविल कहलाता है या गेन ऑन बारगेन परचेज कहलाता है, जिसे समटाइम्स हम नेगेटिव गुडविल भी कहते हैं। फिर एलिमिनेट करना है फुल में इंट्रा ग्रुप एसेट और लाइबिलिटीज को, यानी
अगर पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान रिसीवेबल पेएबल की फिगर है, पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान सेल्स और परचेज की फिगर है, पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर है, लोन रिसीवेबल, लोन पेएबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल है, तो इन चीज़ों को फुली एलिमिनेट करना है। और इसी तरह प्रॉफिट और लॉसेस जो इन ट्रांजैक्शन से रिलेट कर रहे होते हैं, जैसे आप पेरेंट ने या सब्सिडरी ने, एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को गुड्स सेल की और वो गुड्स अभी तक दूसरी एंटिटी के पास पड़ी हुई हैं, तो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया होगा, लेकिन वो प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि वो गुड्स या एसेट जो है स्टिल आपका कहाँ है, विद इन ग्रुप है। ग्रुप को एक सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी के कॉन्सेप्ट पे देखें तो वो आइटम जो है वो ओवरस्टेट हो रहा है, वो ग्रुप की जो कॉस्ट है उस पर शो नहीं हो रहा, वो कॉस्ट प्लस इंटरनल मार्जिन मार्कअप इंक्लूड करके शो हो रहा है, तो उसको वापस कॉस्ट पर लाना चाहिए ग्रुप की, और इसकी वजह से अनरियलाइज प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी करेंगे। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि फुल कंसोलिडेशन होती है और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट सेपरेट प्रेजेंट किया जाता है। फुल कंसोलिडेशन से क्या मुराद है भाई, अगर एक सब्सिडरी में आपकी ऑनरशिप 80% भी है तो आप उसके एसेट्स 100% ऐड करेंगे। अगर आपकी ऑनरशिप एक सब्सिडरी में 60% भी है तो आप उसका रेवेन्यू पूरा 100% ऐड करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, जब ऑनरशिप कम है तो हम पूरा क्यों ऐड करते हैं। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि हमने कंट्रोल को डिस्कस किया था, तो कंट्रोल या होता है या नहीं, कंट्रोल का आंसर होता है यस और नो, कंट्रोल की परसेंटेज नहीं होती, ऑनरशिप की परसेंटेज होती है। तो जब आप एक एंटिटी को कंट्रोल करते हैं तो आप उसके सारे एसेट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी सारी लाइबिलिटीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उस बेसिस पर जो कंसोलिडेशन होती है उस को रिप्रेजेंट करती है और फुल बेसिस पे कंसोलिडेशन की जाती है। हाँ, अब 100% चीज़ें हमारी नहीं होती, तो जो हमारी नहीं होती उनको नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं और उनको सेपरेटली प्रेजेंट कर देते हैं कि ये एनसीआई की अमाउंट बेसिकली वो आइटम्स हैं जो हम कह रहे हैं कि हैं तो हमारे कंट्रोल में लेकिन ये हमारी ऑनरशिप में नहीं है, इस पर जो ऑनरशिप का क्लेम है वो कुछ और लोगों का बनता है। फिर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की बात करते हैं, तो सिर्फ पेरेंट का शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंट होगा। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल देखें, या तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ऑफसेट हो जाता है और गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर वो एनसीआई को एट्रीब्यूट हो जाता है। तो बेसिकली जो पेरेंट का शेयर कैपिटल और प्रीमियम है सिर्फ वही शो हो रहा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कि जो इनकम और एक्सपेंसेस हैं वो फॉर द करंट पीरियड ओनली इंक्लूड किए जाते हैं एज अपोज टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जहाँ पे जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं वो लॉन्गर पीरियड 2 साल 3 साल के लिए भी हो सकती हैं। मिड ईयर एक्विजिशन हो, जैसे पूरा 12 महीने से भी कम टाइम हुआ है और आपने सब्सिडी को एक्वायर किया था, तो सब्सिडी के इनकम और एक्सपेंस सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के इंक्लूड करते हैं। इसके लिए हम नॉर्मली अज्यूम कर लेते हैं कि जो इनकम और एक्सपेंस हैं वो इवनली एक्रू हो रहे थे, अनलेस देयर इज इंफॉर्मेशन टू कॉन्ट्रेरी। ये ज़रा क्वेश्चन में क्लियर जो है ना केयरफुली देखना पड़ता है किसी चीज़ के बारे में। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक डेट दी हुई होती है कि ये ट्रांजैक्शन इस डेट पर हुई थी, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्री एक्विजिशन टाइम में हुई थी या पोस्ट एक्विजिशन टाइम में हुई थी। अदर देन दैट हम ले सकते हैं कि जी अगर 3 मंथ्स हुए हैं तो 3/12 करके सेल्स को ऐड कर लें, 3/12 करके कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड कर लें, एंड सो ऑन। फिर एनसीआई का शेयर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि सब्सिडी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट, जो हम करेंगे कंसोलिडेशन में नेक्स्ट वीडियो, और उसका n परसेंटेज यानी एनसीआई की जो परसेंटेज बनती है। सेम टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम को भी ऐसे ही कि आफ्टर एडजस्टमेंट जो फिगर होती है उसकी n% हम ले लेते हैं, तो हमें एनसीआई का शेयर पता चल जाता है फॉर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर कुछ पॉइंट्स को बात करेंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन गिवन है वो है कि इक्विटी इन अ सब्सिडरी नॉट एट्रीब्यूटेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू अ पेरेंट, यानी वो पोर्शन ऑफ इक्विटी सब्सिडरी का जो पेरेंट का नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, तो वो किसी और का है, तो उसे हम नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं क्योंकि पेरेंट कंट्रोल कर रही होती है। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसे प्रेजेंट तो विद इन इक्विटी किया जाता है लेकिन सेपरेटली किया जाता है। तो अ पेरेंट शेल प्रेजेंट नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विद इन इक्विटी सेपरेटली फ्रॉम द इक्विटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द पेरेंट। तो बाकी जैसे आप शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस सेपरेट शो करेंगे और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अलग लाइन आइटम में शो विद इन इक्विटी हो रहा होगा लेकिन अलग लाइन आइटम के अंदर शो करेंगे, इसे बाकी आइटम्स के साथ मिक्स नहीं करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में
बेस की प्रेजेंटेशन जो है उसमें ये होता है कि एक एंटिटी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस होता है और हर कंपोनेंट ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम वो पेरेंट का से कितना को एलोकेट होगा ऑनर्स ऑफ पेरेंट को, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को कितना होगा वो एट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की भी एट्रीब्यूशन करते हैं, इवन इफ इसका चाहे मतलब यही क्यों ना हो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को नेगेटिव बैलेंस एट्रीब्यूट हो रहा है, बाद का सब्सिडी को लॉसेज हो रहे होंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि लॉसेज की वजह से जो एनसीआई को इम्पैक्ट आ रहा होगा वो नेगेटिव में भी चला जाएगा। तो ये भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है, डेफिसिट बैलेंस भी हो सकता है, ये स्टैंडर्ड में स्पेसिफिकली डिस्कस किया। फिर है मेजरमेंट एट एक्विजिशन। तो एनसीआई की मेजरमेंट एक्विजिशन पर किस तरीके से हो सकती है, इस पर आईएफआरएस 3 जो है दो ऑप्शंस देता है, और एंटिटीज़ जो हैं उनकी पॉलिसी होती है कि वो कौन सा इसमें से पिक करती हैं। तो एनसीआई एट एक्विजिशन जो है दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक फेयर वैल्यू पर जिसे हम फुल गुडविल मेथड कहते हैं, आजकल यही ज़्यादा एग्जाम में टेस्ट होता है, और एक है प्रोपोर्शनेट शेयर इन रिकग्नाइज्ड अमाउंट्स ऑफ एक्वायरी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट, इसे पार्शियल गुडविल मेथड कहते हैं। तो ये ओल्डर मेथड है, लेकिन स्टिल सम क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू पे एनसीआई को मेजर कर रहे होते हैं, फुल गुडविल। इनफैक्ट एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं तो एनसीआई ज़्यादा शो होती है और उसकी वजह से हमारी गुडविल भी ज़्यादा हो जाती है। एनसीआई एक क्रेडिट आइटम है, वो ज़्यादा शो होता है, गुडविल उधर से डेबिट आइटम ज़्यादा शो होता है, तो ये डेबिट क्रेडिट का इफेक्ट इसलिए गुडविल के साथ कनेक्ट करके इसको बोलते हैं कि अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पर होगी तो फुल गुडविल होगी, यानी सेकेंड इफेक्ट गुडविल पर होता है, और वरना कम गुडविल होगी। पार्शियल गुडविल में सिर्फ पेरेंट की इन्वेस्टमेंट से रिलेट करके गुडविल रिकग्नाइज हो रही होगी। सही मेथड तो फुल गुडविल मेथड ही है, लेकिन क्योंकि पार्शियल गुडविल मेथड कोई तकरीबन सेंचुरीज से चलता आ रहा था तो उसको इतनी जल्दी चेंज नहीं किया गया और अब ऑप्शन के तौर पर दिया गया। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का कॉन्सेप्ट। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व जो हैं वो सब्सिडरी के वो रिजर्व होते हैं जो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन उसके होते हैं, इंक्लूडिंग जो हम कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स वगैरह करेंगे एक्विजिशन डेट पर, जैसे हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं फेयर वैल्यू की, तो वो शामिल करके जो सब्सिडरी के रिजर्व हैं वो प्री एक्विजिशन रिजर्व है। ये अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है, ये अमाउंट अगर सही कैलकुलेट ना हो तो हमारी गुडविल भी सही कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि ये फिगर जो है गुडविल के कैलकुलेशन में यूज होती है। फिर एक्विजिशन के बाद जितना भी रिजर्व में चेंजेस आती हैं उन्हें पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व कहते हैं। ये अमाउंट जो है वो एलोकेट की जाती है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को, और ग्रुप रिजर्व या रिटेन अर्निंग में ऐड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव ऑनरशिप की परसेंटेज, यानी पेरेंट को वाली जो परसेंटेज है वो ग्रुप रिजर्व में, और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की परसेंटेज है वो उनके अकाउंट के अंदर इंक्लूड की जाती है। और अक्सर ये होता है किसी क्वेश्चन के अंदर जो है हमें प्री एक्विजिशन रिजर्व दिए होते हैं तो हमें पोस्ट फाइंड आउट करने होते हैं, कहीं पोस्ट गिवन होते हैं तो हमें प्री फाइंड आउट करने होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि टोटल रिजर्व इक्वल होते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व प्लस पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व के। तो अगर हमें टोटल की फिगर अक्सर स्टेटमेंट में दी हुई होती है तो फिर इन प्री या पोस्ट की एक फिगर भी हम फाइंड आउट कर लें तो दूसरी ईजिली निकल सकती है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और बड़ा समझना ज़रूरी है कि हम एक इक्वेशन अक्सर पढ़ते हैं कि नेट एसेट इक्विटी के इक्वल होता है, और इक्विटी का मतलब है कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। इससे एक बात ये निकलती है कि नेट एसेट एट एक्विजिशन किसके इक्वल होंगे, इक्विटी एट एक्विजिशन के इक्वल होंगे। इक्विटी एट एक्विजिशन किसके इक्वल होगी, शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व के इक्वल होगी। और इसी तरह नेट एसेट एट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट किसके इक्वल होंगे, इक्विटी एट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट के, जो कि इक्वल होगी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट। अब ये इक्वेशन यहाँ पर बिल्कुल बेसिक इक्वेशन आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि थ्रू आउट द स्टैंडर्ड्स और जब भी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करने की बात कर रहे होते हैं तो अक्सर टर्म यूज होती है नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हमने एसेट और लाइबिलिटीज़ को नहीं लिखा होता, बल्कि हम वहाँ पे शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व को लिख रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम शुरू से ही डेवलप कर लेते हैं कि नेट एसेट एट एक्विजिशन का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व। तो शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन रिजर्व लेंगे तो इसका मतलब है आप नेट एसेट एट एक्विजिशन ही ले रहे हैं, तो अलग से सारे एसेट और सारी लाइबिलिटीज़ लेकर उनका नेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। अदर अकाउंटिंग इश्यूज़ की बात करते हैं। तो एक इशू तो ये है कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीनिंगफुल तभी होंगी जब पेरेंट और जितनी भी सब्सिडरी हैं वो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के मुताबिक जो है अपनी फिगर्स को प्रेजेंट कर रही हैं। अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बेस पे फिगर्स प्रेजेंट हो रही होंगी तो इन्वेस्टर्स उनको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि आपने फिगर्स कंबाइन की हुई हैं, पता नहीं कितनी फिगर किस पॉलिसी की बेस पर कैलकुलेट की गई है। तो इसलिए ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि अगर मेंबर ऑफ द ग्रुप यानी जैसे सब्सिडरी uses accounting policies other than those adopted in the consolidated financial statement
फॉर लाइक ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, तो अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट की जाएंगी उस ग्रुप मेंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। यानी एक सब्सिडरी ऐसी है जिसकी पॉलिसी डिफरेंट है, तो उसकी की जो फिगर्स हैं उसको आप एडजस्ट करेंगे ताकि ग्रुप की अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ कंफॉर्मिटी हो जाए। फिर रिपोर्टिंग डेट का कॉन्सेप्ट है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट और सब्सिडरी जो हैं उनकी सेम रिपोर्टिंग डेट होनी चाहिए, यानी सेम ईयर एंड पीरियड एंड होना चाहिए। अगर पीरियड एंड डिफरेंट हो तो फिर सब्सिडरी को कंसोलिडेशन के लिए एडिशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं ताकि पेरेंट उसके साथ कंसोलिडेशन कर सके, अनलेस कि ये इम्प्रैक्टिकेबल हो। बाज़ वक़्त इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बाज़ वक़्त कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब फॉरेन सब्सिडरी वगैरह हो। अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो तो फिर सब्सिडरी की मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं और उसके अंदर एडजस्टमेंट कर दी जाती हैं जो उस टाइम पीरियड के दौरान जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है उसके दौरान जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और इवेंट्स आए हैं उनकी एडजस्टमेंट कर दी जाती है। लेकिन स्टिल ये रिक्वायरमेंट है कि किसी भी केस में जो डिफरेंस है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और हर साल कंसिस्टेंट जो डिफरेंस भी रहे वो और रिपोर्टिंग पीरियड भी वो सेम रहें। ये नहीं कि लास्ट ईयर जो है ना आपका 1 मंथ का डिफरेंस था, आप 2 मंथ का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, फिर 1 मंथ का कर दिया, ऐसे नहीं करना। तो ओवर द ईयर अगर डिफरेंस वैसे तो सेम होना चाहिए, सेम अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो जो डिफरेंस होगा वो मेंटेन होगा सेम लेवल पर, और 3 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए इन विच एवर केस। गाइडेंस ऑन रिकग्निशन एंड मेजरमेंट को डिस्कस करते हैं। सो रिकग्निशन प्रिंसिपल ये है कि एक्विजिशन डेट पर जो एक्वायरर लाइक पेरेंट जो है वो रिकग्नाइज करता है गुडविल के अलावा सब्सिडरी के एसेट्स भी, उसकी लाइबिलिटीज भी और उसके नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी। तो इनफैक्ट 4 चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं जो पहले रिकॉर्ड नहीं हो रही होंगी। पेरेंट के अपने एसेट लाइबिलिटीज तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, अपनी इक्विटी भी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन सब्सिडरी को इनकॉर्पोरेट करने की वजह से, बिजनेस कम्बिनेशन की वजह से गुडविल, एसेट्स एक्वायर्ड, लाइबिलिटीज अज्यूम्ड और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी रिकग्नाइज हो रहा होता है। एक थोड़ी सी एक्सेप्शन है जो रूटीन से हटकर है, वो ये है कि कॉन्ट्रेरी टू IAS 37 एक्वायरर जो है वो रिकग्नाइज करेगा एक्विजिशन डेट पे कंटीजेंट लाइबिलिटी एज्यूम्ड इन अ बिजनेस कम्बिनेशन अगर वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन that arises from past event and its fair value can be measured reliably even if outflow of economic benefit is not probable। हालांकि IAS 37 में वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया जो किसी भी ऑब्लिगेशन को रिकग्नाइज करने का है वो ये है कि उसे फिर प्रोविजन बना देते हैं कि वो प्रोबेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोबेबल ना भी हो तो फिर भी हम कंटीजेंट लाइबिलिटी को रिकग्नाइज कर लेंगे, यानी प्रोविजन के तौर पर रिकग्नाइज कर लेंगे फिर। हालांकि हो सकता है सब्सिडरी के कॉन्टेक्स्ट में वो कंटीजेंट लाइबिलिटी हो, लेकिन पेरेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो एक प्रोविजन के तौर पर रिकग्नाइज हो जाएगी इवन इफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं है। तो यहाँ पर IAS 37 का जो रूल है वो हम डिफाई कर रहे होते हैं बिजनेस कम्बिनेशन में। क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल है कि जी एट द एक्विजिशन डेट द एक्वायरर शैल क्लासिफाई और डेजिग्नेट जितने भी हम एसेट और लाइबिलिटीज सब्सिडरी के रिकॉर्ड करते हैं तो उनको इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी क्लासिफिकेशन ऐसे की जाती है कि बाद में हम जो उन पर रेलिवेंट IFRS अप्लाई कर सकें, यानी इन्वेंट्री पर IAS 2 अप्लाई कर सकें, इंटेंजिबल एसेट पर IAS 38 अप्लाई कर सकें एंड सो ऑन। फिर मेजरमेंट का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि जितने भी आइडेंटिफाइबल एसेट एक्वायर्ड और लाइबिलिटीज होती हैं वो एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होती हैं। इसी एक पॉइंट की वजह से हमारी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अराइज होती है। एक पॉइंट हमने जो पहले IAS 38 में पढ़ा हुआ था उसको रिपीट करते हैं और वो इंपॉर्टेंट है, बाद औक़ात क्वेश्चन में आ जाता है कि इवन एन इंटेंजिबल एसेट जो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी में रिकग्नाइज नहीं हुआ हुआ सेपरेटली फ्रॉम गुडविल, तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकग्नाइज कर सकता है पेरेंट, प्रोवाइडेड दैट वही बात है कि जी आप का वो एसेट जो है वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए और उसकी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रिलायबली मेजर हो सकती है। मेजरमेंट पीरियड की बात करते हैं। सो बेसिकली क्या ये प्रैक्टिकल होता है कि एक सब्सिडरी एंटिटी, बाद बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको एक्वायर करें और सेम डेट पर उसके तमाम चीज़ों की फेयर वैल्यू भी मालूम कर लें, तमाम लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी मालूम कर लें और प्रॉपर गुडविल कैलकुलेट कर लें? तो समटाइम्स ऐसा नहीं होता। आप जब जिस दिन कंट्रोल एक्वायर करते हैं तो उसके बाद एसेट्स की लिस्ट देखते हैं, उनकी वैल्यूशन कुछ पहले भी की होती है ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस के अंदर ख़रीदने से पहले, लेकिन अब आपके पास प्रॉपर कंट्रोल आता है तो आप सारी चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या एसेट्स हैं, उनकी क्या क्या कंडीशन है, क्या लोकेशन है, क्या जो है उसके वैल्यूशन होनी चाहिए। तो इनिशियल अकाउंटिंग ऑफ गुडविल जो है वो तो चलें आप प्रोविजनल बेसिस पे भी कर सकते हैं और ये मेजरमेंट पीरियड के एंड तक फाइनलाइज हो जानी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे मेजरमेंट पीरियड कब एंड होता है। तो मेजरमेंट पीरियड क्या है? अब ड्यूरिंग द मेजरमेंट पीरियड जो है
न्यू इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस की हमें मिलती है एक्विजिशन डेट पर, उससे प्रोविजनल अमाउंट एडजस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी पहले एक और ब्रांड था जो पहले रिकग्नाइज नहीं था, अब वो ब्रांड को रिकग्नाइज किया तो जो नेट एसेट एक्वायर्ड थे वो बढ़ गया, नेट एसेट एक्वायर्ड बढ़े तो गुडविल कम हो गई। इसी तरह पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड की तो नेट एसेट्स कम हो गए और उसकी वजह से आपकी जो गुडविल है वो बढ़ गई। तो जो भी आप नए एसेट और लाइबिलिटीज़ को जो रिकॉर्ड करते हैं या उनकी वैल्यूशन के अंदर चेंज आता है तो उसका इफेक्ट गुडविल पर पड़ रहा होता है। सो कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो इस तरीके से रीस्टेट की जाती है जैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन डेट पर ही मिल गई हो। लेकिन मेजरमेंट पीरियड फॉर एवर नहीं चलता। मेजरमेंट पीरियड जो है वो एज सुन एज द एक्वायरर रिसीव द इन्फॉर्मेशन, जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस चाहिए थे आपको, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो मेजरमेंट पीरियड उस दिन ही एंड हो जाएगा। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी 1 ईयर फ्रॉम द एक्विजिशन डेट है। 1 साल से ज़्यादा आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। फिर रिकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, लास्ट पॉइंट को देखेंगे। तो सब्सिडरी के लिए जो कंसिडरेशन पे की जाती है उसको भी फेयर वैल्यू पे मेजर करना होता है, और कंसिडरेशन के अंदर जो कैश हमने पे किया उसके शेयर्स वगैरह एक्वायर करने के लिए, और जो दूसरी कंसिडरेशन दी जैसे बाद का शेयर्स दे दिए, कोई डिबेंचर्स दे दिए या कोई और फर्नीचर भी दे दिया, प्लांट दे दिया, तो वो भी सब इसमें शामिल है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो लगती हैं जैसे लीगल फीस, अकाउंटिंग वैल्यूशन, प्रोफेशनल फीस वगैरह, इनको एक्सपेंस चार्ज किया जाता है, इनको इन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल नहीं करना। एग्जाम्स के अंदर अक्सर ये एडजस्टमेंट आ जाती है कि जी वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट में शामिल किया हुआ है तो हम उसे इन्वेस्टमेंट से निकाल कर एक्सपेंस बना देते हैं। अब समटाइम्स पेरेंट जो है वो अपने शेयर इशू कर देती है प्रीवियस शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी को इन एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी। भाई हमने सब्सिडरी के शेयर जिन लोगों से खरीदे उनको बदले में कैश देने के बजाय हमने अपनी एंटिटी के शेयर इशू करके दे दिए। तो इससे हमारा कैश फ्लो भी इफेक्ट नहीं होता, हमारे पास कंट्रोल भी आ जाता है सब्सिडरी का, और उन लोगों के पास हमारी कंपनी की कुछ ऑनरशिप आ जाती है जो पहले सब्सिडरी के ऑनर्स थे। तो इन शेयर्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे, शेयर कैपिटल पार वैल्यू पे, और जो एक्सेस अमाउंट होगी अप टू मार्केट वैल्यू वो शेयर प्रीमियम में क्रेडिट होगी। फिर बाद का कुछ पैसे फॉरन पे नहीं किए जाते, वादा कर लिया जाता है कि जी 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद हम मजीद पैसे देंगे। इसे डेफर्ड कंसिडरेशन कहते हैं। बेसिकली सिंपली सिंपल वर्ड्स में देखें तो अमाउंट पेबल है इन फ्यूचर। तो इसको भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी फेयर वैल्यू बेसिकली ली जाती है प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग एंटिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर इस पर ओवर द पीरियड क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ली होती है तो इंटरेस्ट भी रिकग्नाइज करती है पेरेंट एंटिटी सब्सिक्वेंटली। समटाइम्स कंटीजेंट कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व होती है। कंटीजेंट कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बाज़ औक़ात हम जिन से सब्सिडरी के शेयर एक्वायर करते हैं उन्हें हम कुछ पैसे इस बात पर देने का वादा करते हैं कि अगर प्रॉफिट लेट से 20 मिलियन से ज़्यादा हुआ तो हम आपको 5 मिलियन रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे। तो अब हो सकता है कि प्रॉफिट 20 मिलियन से ज़्यादा हो और हो सकता है कि प्रॉफिट 20 मिलियन से ज़्यादा ना हो, तो हो सकता है कि हमें 5 मिलियन एक्स्ट्रा देने पड़े और हो सकता है कि हमें 5 मिलियन एक्स्ट्रा ना देने पड़े। तो इसे कहते हैं कंटीजेंट कंसिडरेशन। अच्छा, इसको तो हमेशा ही जो है शामिल किया जाएगा और यूजुअली लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है, बाज़ इक्विटी के तौर पे भी रिकॉर्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये कह रहे होते हैं कि जी हम शेयर इशू करेंगे आपको, अपनी कंपनी के मजीद शेयर्स देंगे अगर ये जो टारगेट प्रॉफिट अचीव हो गया, तो इक्विटी भी हो सकता है लेकिन मोस्टली लाइबिलिटी होती है। तो इसको हमेशा इंक्लूड करना है अगर ये रिलायबली मेजर हो सकती है इसकी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, इवन इफ इट इज़ नॉट प्रोबेबल। यानी यहाँ पर IS 37 के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। आपका प्रोबेबल है या नहीं है, अगर आप फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर कर सकते हैं एट द डेट ऑफ एक्विजिशन तो आप कंटीजेंट कंसिडरेशन को भी रिकग्नाइज करेंगे। ये टिपिकली एग्जाम क्वेश्चन के अंदर इंडिकेट की भी होती है इसकी फेयर वैल्यू, और बाद में कंटीजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो चेंज आता है पोस्ट एक्विजिशन के टाइम में उसको प्रॉफिट और लॉस ऑफ पेरेंट में चार्ज किया जाता है। सो अगर एक प्रॉपर जर्नल एंट्री पास की जाए इन्वेस्टमेंट की और उसमें बहुत सारी डिफरेंट कंसिडरेशन इन्वॉल्व हों तो वो कुछ ऐसी होगी कि हम इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे इक्वल टू द अमाउंट, जितनी भी अमाउंट्स हम क्रेडिट कर रहे हैं, यानी जितना हमने कैश फॉरन दे दिया, जितना शेयर कैपिटल हमने इशू किया पार वैल्यू पे, शेयर प्रीमियम जो फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू का डिफरेंस है उस अमाउंट से, डेफर्ड कंसिडरेशन जो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, कंटीजेंट कंसिडरेशन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, और अगर कोई और कंसिडरेशन जैसे हमने कोई प्लांट बिल्डिंग लैंड वगैरह दी है तो वो भी एट फेयर वैल्यू रिकॉर्ड होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखें क्योंकि ये सारी चीज़ें ही फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही हैं, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो रही है वो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर द एक्वायरी पर रिकॉर्ड हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट थे आज के इस लेक्चर के कंसोलिडेशन प्रोसीजर एंड रूल्स के। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर
वो तमाम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेलिवेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।